everyone, hope you all are doing great this time. लास्ट वीडियो पर जो आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे मिला, आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड ऐसे ही पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं. एंड उसी तरह से टुडे वी आर बैक विथ येट अनदर वीडियो ऑन अ टॉपिक विच रिमेन्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल आर CACS स्टूडेंट्स, विच इज़ नन अदर देन आपका और मेरा, हम सब का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. यस, सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वीडियो के अंदर हम 188 को पूरी तरह कवर नहीं करने वाले. We'll be talking only about certain few core highlights about the topic which make it complete. मेरी भाषा में कहूँ तो सेक्शन 188 के कोर कॉन्सेप्ट्स. अगर आप चाहते हैं कि मैं 188 पे एक फुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट मुझे लिखकर दे सकते हैं एंड फॉर श्योर मैं उस पर एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. 188 की कोर हाइलाइट्स के साथ लेट्स गो अहेड. तो बात कुछ ऐसी है कि कंपनी लॉ की शुरुआत ही जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपनी की डेफिनेशन, राइट? तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. ये हमारी कंपनी होती है. और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम जॉट डाउन करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. मतलब कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग लोग हैं, वो दोनों एक चीज़ नहीं है. दूसरी बात हम ये पढ़ते हैं कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है. इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट इन इट्स ओन नेम, sue and be sued in its own name. It has the ability to enter into contracts in its own name. It has perpetual succession. कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनी बंद नहीं होगी, उसका perpetual succession होता है, राइट? सो हम ये कुछ फीचर्स कंपनी के बारे में शुरू से पढ़ते आए हैं. पर हमने ये तो बोल दिया कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं, पर एक आर्टिफिशियल पर्सन क्या अकेला एक्ट कर सकता है? मैं जाके ROC के पास एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा के आई जिसका नाम मैंने दिया ABC लिमिटेड. ठीक है, अब मैंने ये कंपनी बना दी और मैं करना चाहती हूँ इसके थ्रू बिजनेस. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शेयर्स इशू करवा दिए, मेंबर्स खड़े हो गए और कंपनी भी इनकॉर्पोरेट हो गई. तो क्या अब ये कंपनी, इसका खुद का दिमाग है? ये अपने आप सोचेगी कि मुझे कौन सा ट्रांजैक्शन करना है, कैसे मैं ऑपरेशंस चलाऊं, कैसे मैं प्रॉफिट कमाऊं? ऑफ कोर्स नॉट. तो क्या करें हम ऐसा कि ये कंपनी इसके ही नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर हो पाए, बिजनेस भी कर पाए और मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को उनका रिटर्न भी दे पाए? क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने पैसा लगाया है तो उन्हें रिटर्न तो चाहिए, राइट? सो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए कंपनीज एक्ट के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. अब क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन, तो हमें एक ह्यूमन एजेंसी चाहिए था, एक दिमाग चाहिए था जो कि उसको रेगुलेट करे, जो कि उसे गाइड करे कि उसे क्या करना है. अल्टीमेटली आर्टिफिशियल पर्सन को तो हम क्या गाइड करेंगे? तो एक बॉडी हमने बनाई जो कि सोचेगी कि कंपनी के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, स्टेक होल्डर्स के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है. इसी के लिए हमने पावर ऑफ अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स भी शेयर होल्डर्स को दी है. शेयर होल्डर्स की जब जनरल मीटिंग होती है, उन्हें हमने पावर दी है कि आप खुद तो अब रोज कंपनी में आ नहीं सकते. अब शेयर होल्डर्स तो सपोज कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर्स हैं ABC लिमिटेड के, तो क्या ये 10,000 शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये मेंबर्स हैं, क्योंकि ये ओनर्स हैं कंपनी के, तो क्या हर रोज ये कंपनी में आएंगे, आके बैठेंगे और कंपनी के बेसिस पे डिसीजंस लेंगे और उसके ट्रांजैक्शंस करेंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं. तो अब ये पहली बात तो ये आ नहीं सकते. अब अगर आ भी गए तो हमें कितनी स्पेस चाहिए, कितनी कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी, उसके बाद इतने 10,000 माइंड्स, 10,000 ओपिनियंस, किसकी सुने और किसकी ना सुने? है तो सब मेंबर, माननी तो पड़ेगी. तो ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो जाता. इसके लिए हमने इन्हें बोला कि आप है ना अपने बिहाफ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट कर दो जो कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि कंपनी का इंटरेस्ट और आप सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट हमेशा प्रोटेक्टेड रहे.
तो उसके लिए हमने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर इन्हें दी, जिसको ये जनरल मीटिंग में एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो अब ह्यूमन एजेंसी अपॉइंट कर दी गई जो कि कंपनी और शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के बिहाफ पे एक्ट करेंगे। अब जब इन्हें अपॉइंट किया गया तो इनको भी तो कुछ फंक्शंस देने थे, इन्हें भी तो कुछ ड्यूटीज देनी थी। अब सोचिए, मैंने 5 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए और मैंने उन 5 डायरेक्टर्स के हाथों में कंपनी की पूरी बागडोर दे दी। अब क्या गारंटी है कि ये लोग कंपनी का पैसा, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, उसे सही तरह से यूज करेंगे? क्या गारंटी है कि ये उसको मिसलीड नहीं करेंगे कंपनी को, या फिर उसके पैसे को गलत जगह यूज नहीं करेंगे, या फिर अपने इंटरेस्ट में यूज नहीं करेंगे, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए? क्या गारंटी है? तो इसी के लिए हमने सेक्शन 166 बनाया कंपनीज एक्ट के अंदर, और वहां पे बोला कि ठीक है, हमने आपको डायरेक्टर्स अपॉइंट किया है, ठीक है, आप कंपनी की ट्रांजैक्शन संभालोगे, उसके ऑपरेशन संभालोगे, पर ये सब कुछ आपको एक दायरे में, एक लिमिट के अंदर रहकर करना पड़ेगा, बिकॉज यू डू नॉट हैव अनलिमिटेड पावर्स। तो उनकी पावर्स क्या हैं वो हमने एक्ट के अंदर और आर्टिकल्स के अंदर प्रिस्क्राइब करी। उसके अलावा हमने 166 के अंदर उनको ड्यूटीज दी कि आप एक्ट करेंगे तो आप आर्टिकल्स के हिसाब से ही एक्ट करेंगे। आप कभी भी अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं करेंगे। आप कभी भी अपना इंटरेस्ट, अपना पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देंगे। आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट पूरा करने के लिए कंपनी में नहीं आए हैं, आप स्टेक होल्डर्स का और कंपनी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आने देने की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के पॉइंट पे हमारा सेक्शन 188 पूरा बना हुआ है। सो इतनी जो मुझे बात करनी पड़ी बेसिक से लेके, वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं आपको कनेक्ट करना चाहती थी उस कोर फंडामेंटल से जिस पे ये सेक्शन बनाया गया है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज मेरे कोई रिलेटिव हैं जो कि एक कंपनी है, सपोज कोई भी XYZ कंपनी है, मुझे उस कंपनी में जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया और मुझे पता चला कि मेरे खुद के कोई रिलेटिव, सपोज मेरे कोई मामा, वहाँ पे कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ठीक है, ऑपरेशंस के हेड है। अब वो मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। किसी और को नहीं पता है कि वो मेरे रिलेटिव हैं, लेकिन मुझे पता है और उन्हें पता है ऑफ कोर्स। सो अब दिक्कत ये आती है कि मेरा इंटरव्यू फेयर होना चाहिए, वरना बाकी के लोग, जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इससे सेम पोजीशन के लिए अप्लाई किया होगा, जिनका उसी पोजीशन के लिए इंटरव्यू हो रहा होगा, उनका इंटरेस्ट वॉयलेट होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरव्यूअर मुझे फेवर करता है ऑन अकाउंट ऑफ आवर रिलेशंस, और भले ही सपोज मुझ में टैलेंट नहीं है या मुझे आते ही नहीं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस में आंसर ही नहीं कर पा रही है, और स्टिल वो मुझे अपॉइंट कर लेते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर पर्सनल रिलेशंस, तो क्या होता है, उन्होंने अपनी ड्यूटी को वॉयलेट किया, राइट? और उससे क्या हुआ, मेरा तो फायदा हो गया, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो गया। सो डर हमें यही रहता है कि ये रिलेशंस का कहीं पे भी गलत इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अब एक सीन ये हो गया। दूसरा सीन ये है कि सपोज मेरे ही जो रिलेटिव थे वो उस पर्सनल रिलेशन को कहीं बीच में नहीं आने देते, वो वैसे ही क्वेश्चंस मुझसे पूछते जैसे कि वो दूसरे लोगों से पूछते, वो उसी तरह से मुझे भी जज करते जैसे दूसरों को करते, कोई पर्सनल फेवर नहीं देते, किसी भी तरह की पार्शलिटी, कोई बायस नहीं। फिर अगर मैं अपॉइंट होती तो क्या कंपनी को इससे दिक्कत होती या दूसरे कैंडिडेट्स को इससे दिक्कत होती? नहीं, बिकॉज मैं उस टाइम एलिजिबल थी, मैं लायक थी, मैंने इंटरव्यू फेयर ग्राउंड्स पे क्वालिफाई किया, राइट? सो यही यहाँ पे फंडामेंटल रहेगा। सो उसी ग्राउंड पे अब मेरा पहला कंसेप्ट ये आता है, या कहूँ पहला सवाल ये उठता है कि क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना प्रोहिबिटेड है? तो मैं उस पर जवाब दूंगी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी आता है कि अगर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपको एक दायरे में रह के करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उस ट्रांजैक्शन में कहीं भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पे भी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आए। तो इसके लिए मैंने बोला है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना है। अच्छा, वो पर्सन है जो तुमको एक बहुत अच्छी डील दे रहा है बाहर दूसरे कॉम्पिटिटर्स के बदले में, तो क्यों ना करो, कंपनी का फायदा है उसमें।
अगर हम सिंपली ये बोल दे कि नहीं तुम्हारा रिलेटिव है, तुम उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, आप एक अच्छी डील खो देंगे। सो इस तरह की बकवास सी बातें तो हम नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमने उसको अलाउ किया है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो आप उन कंडीशंस को फुलफिल करो, आप नेसेसरी अप्रूवल्स लो, लिमिट्स थ्रेशोल्ड्स का ध्यान रखो, ये इंश्योर करो कि किसी भी तरह से आपका पर्सनल इंटरेस्ट प्रिवेल ना करे, कंपनी और उसके स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रिवेल करे, वहां तक मुझे सारे ट्रांजैक्शंस चलेंगे। तो पहला जवाब, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड नहीं है, प्रोवाइडेड आप सेक्शन 188 के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। अब दूसरी बात, every transaction with a related party is not a related party transaction, but every related party transaction is definitely with a related party. हो गई कंफ्यूज? सो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको इस सेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के हमें समझ आता है। सो इस बात का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि कंपनी ने अगर उसकी रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन किया हो तो वो 188 का ही ट्रांजैक्शन हो, पहली बात। लेकिन जब जब कंपनी 188 का कोई ट्रांजैक्शन करती है तो वो डेफिनेटली एक रिलेटेड पार्टी के साथ ही हुआ होगा। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए सेक्शन 188 के अंदर एक लिस्ट है ट्रांजैक्शंस की, सेल परचेज है मटेरियल का, या अवेलिंग रेंडरिंग सर्विसेज है, या लीजिंग प्रॉपर्टी है, या बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी है, या इनमें से किसी के लिए एजेंट अपॉइंट करना हुआ, या अंडरराइटिंग करवाना हुआ, या फिर ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे अपॉइंट करना हुआ। तो अगर इनमें वो ट्रांजैक्शन फॉल होगा तो हम उसको जज करेंगे कि वो 188 के अंदर आता है या नहीं। लेकिन हमने हमारी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है जो कि इस लिस्ट में आता ही नहीं है, वो इसके अलावा ही कोई तीसरा ट्रांजैक्शन है, तो क्या वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगा? तो जवाब है नहीं। सो पहला कंसेप्ट इसीलिए यहाँ पे जुड़ता है कि जरूरी नहीं है कि रिलेटेड पार्टी के साथ किया हुआ हर ट्रांजैक्शन सेक्शन 188 के दायरे में आए, लेकिन 188 का कोई भी ट्रांजैक्शन हमेशा रिलेटेड पार्टी के साथ ही होगा। दूसरी बात, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, पावर्स ऑफ बोर्ड टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग। ये लिस्ट प्रोवाइड करता है उन सारे ट्रांजैक्शंस की या उन सारे चीज़ों की जो कि बोर्ड सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर बोर्ड मीटिंग करवा के कंडक्ट कर सकता है, जैसे शेयर्स इशू करना, जैसे कॉल्स मंगवाना, जैसे मर्जर अमलगमेशंस अप्रूव करना, जैसे लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की बातें करना। तो ये वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही कर सकता है, ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से घर बैठे नहीं हो सकता, बिकॉज ये कोर बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम चाहते हैं आप पर्सनली मिलके ही डिस्कस करें। लेकिन आप वो सेक्शन देखिए 179 सबसेक्शन 3 या फिर उसका रूल देखिए रूल 8, तो आपको कहीं पर ये नहीं दिखेगा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए भी बोर्ड की अप्रूवल बोर्ड मीटिंग में ही लेनी है। तो अगर इसमें नहीं है तो लॉजिकली समझ में ये आता है कि 188 के लिए बोर्ड सर्कुलेशन से भी रेजोल्यूशन पास करके उसको अप्रूव कर सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि भले ही सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 के अंदर ये बात नहीं लिखी गई हो, लेकिन जब आप 188 उठा के देखें तो उसमें क्लियरली ये बोला गया है कि जब जब बोर्ड की अप्रूवल लगेगी, जब आर्म लेंथ में नहीं होगा ट्रांजैक्शन, या फिर जब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होगा तो बोर्ड की अप्रूवल लगेगी, तो सेक्शन क्लियरली बोलता है कि वो आपको मीटिंग करवा के ही करना पड़ेगा, आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमारा इंटरप्रिटेशन का रूल लगता है स्पेसिफिक ओवरराइड्स जनरल। तो जनरल आपका सेक्शन था 179 सबसेक्शन 3, लेकिन स्पेसिफिक सेक्शन है 188। तो अगर स्पेसिफिक में कहा है मीटिंग करके ही करना है तो मीटिंग करके ही करना है, भले 179 सबसेक्शन 3 में लिखा ना हो। तीसरा कंसेप्ट हमारा ये बोलता है कि जब हम सेक्शन 177 पढ़ते हैं ऑडिट कमेटी के बारे में, तो वहाँ पे जब आप उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है अप्रूवल और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मतलब जब जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा उसे अप्रूव करना है या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ऑडिट कमेटी की। क्लियरली लिखा है, ठीक है। लेकिन अब अगर
वहाँ ऐसा लिखा है तो सेक्शन 188 में भी होना चाहिए कि जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो उसे ऑडिट कमिटी अप्रूव करे। अब पते की बात ये है कि बहुत सारे ऐसे ऑथर्स की बुक है जहाँ पे ये चीज़ मेंशन की हुई नहीं है, ठीक है। सो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। लॉजिक आपका यही बोलता है, कंसेप्ट आपका यही बोलता है कि जब कहा है 177 के अंदर की ऑडिट कमिटी उसको अप्रूव करेगी, तो भले ही कहीं किसी ऑथर की बुक में आपको मिसिंग मिले, आपको उसे यही मानना है कि ऑडिट कमेटी की अप्रूवल हर केस में चाहिए। अब चाहे वो ट्रांजैक्शन आपकी 188 की थ्रेशोल्ड के विद इन हो या उसके बियॉन्ड हो, या वो आर्म लेंथ पे हो या ना हो, या वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ऑडिट कमिटी तो बेसिक अप्रूवल आपको चाहिए ही। कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 है आपका लिस्टेड कंपनीज के बारे में। सो ऑडिट कमिटी अगर हम देखें या सेक्शन 188 इन पर्टिकुलर देखें तो 188 सब पे अप्लाई होता है, पब्लिक पे, प्राइवेट पे, लिस्टेड पे, सब पर। उसके लिए कोई स्पेसिफिक बाइफिकेशन नहीं है। लेकिन लिस्टेड एंटिटीज को एक ऑप्शन है, या कहें उनके पास एक और तरीका है कि वो अपनी बोर्ड की अप्रूवल के थ्रू एक पॉलिसी बना सकते हैं जहाँ पे वो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज उन्होंने बोला कि नेटवर्थ का इतना % जो होगा उसे हम मटेरियल मानेंगे, तो ऑल्दो एक्ट ने तो बोला है कि आप उस थ्रेशोल्ड को काउंट करो और उसके बियॉन्ड आप शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लो, पर अगर ये चाहें तो उस एक्ट के कंप्लायंस में ये अपनी पॉलिसी बना के उससे भी मटेरियलिटी को जज कर सकते हैं, और चाहे तो उसके बियॉन्ड ही ये शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले। तो ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ये कभी भी इनकी पॉलिसी एक्ट के कॉन्ट्रवेंशन में नहीं होना। अगर एक्ट ने बोला है कि कम से कम 10% होना चाहिए, तो ये उसको 20 नहीं कर सकते हैं, ये उसे 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, लेकिन ये उसको 20 नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल बी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट। अगला फंडा आपका ये बोलता है कि जब जब थ्रेशोल्ड्स के ऊपर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहां पे आपको मेंबर्स की अप्रूवल लगती है। लेकिन सोचिए कि वो मेंबर जिसकी अप्रूवल ले रहे हैं, सपोज एक लॉट है पूरे शेयर होल्डर्स का, मेंबर्स का, और उसमें वो पर्सन भी है जिसके खुद के साथ आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो आपकी रिलेटेड पार्टी है और वो मेंबर भी है, तो क्या वो अगर वोट करेगा तो वो फेयर रहेगा? नहीं, वो बायस रहेगा। इसी के लिए हमने एक्ट के अंदर क्लियरली बोला है कि वो मेंबर जो कि खुद एक रिलेटेड पार्टी है किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में, जिसके अप्रूवल की हम बात करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन की अप्रूवल पे वो खुद वोट नहीं कर सकता। सेम ग्राउंड्स पे डायरेक्टर के लिए हमने बोला है, हमने ड्यूटी में कहा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आने देना है, तो उसके लिए हम सेक्शन 166 भी लगाते हैं, सेक्शन 184 भी लगाते हैं, जहाँ पे हमने कहा है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। सो अगर आप एक डायरेक्टर हैं, आप ही रिलेटेड पार्टी, आपके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है या आपके किसी रिलेटिव के साथ हो रहा है, तो आप इंटरेस्टेड हैं उस डिस्कशन में, सो आप उसके डिस्कशन में या उस अप्रूवल में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो लास्ट कंसेप्ट हमारा यही था कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स ना तो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो वोट करने की तो बात आती है। तो ये हमारे कुछ की कंसेप्ट्स थे सेक्शन 188 को लेकर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस पे फुल वीडियो बनाया जाए, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।